बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रीटी इमरान सीरीज़ मुसन्निफ़ मज़हर कलीम M.A। जब वो गैलरी की मेन इमारत के करीब पहुंचा तो जैक्सन भी पीछे से तेज़ कदम उठाता वहां पहुंच गया। नॉरफॉक और जैक्सन दोनों ने पहले तो गैलरी के अंदर घूमते रहे। गैलरी में कदीम अफ्रीकी दौर के मुजस्मे और दूसरी नवादरात मौजूद थे और हर नवादर के साथ इंतहाई भारी कीमत की चिट मुंसलिक थी। गैलरी में और लोग भी मौजूद थे जिनमें अक्सरियत गैर मुल्कियों की ही थी। एक तरफ मैनेजर ऑफिस मौजूद था जो शफाफ शीशे का बना हुआ था और अंदर एक मकामी औरत बैठी नजर आ रही थी। ये औरत खासी फरबा जिस्म की थी और अधेड़ उम्र थी, लेकिन अपने लिबास और रख रखाव से वो खुशहाल तबके की नुमाइंदगी कर रही थी। तुमने तो मुझे बताया था कि मकामी मुजरिमों का ग्रुप है, लेकिन इस मैनेजर को देखकर तो और यहाँ का माहौल देखकर तो मुझे लगता है कि ये लोग खासे ऊंचे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। नॉरफॉक ने जैक्सन से मुखातिब होकर आहिस्ता से कहा। बॉस, इत्तला तो यही मिली थी, जैक्सन ने भी आहिस्ता से जवाब दिया और नॉरफॉक से हिलाता हुआ मुड़ा और मैनेजर ऑफिस की तरफ बढ़ गया। तशरीफ़ लाइए, मेरा नाम लोडिया है और मैं मैनेजर हूँ। अधेड़ उम्र औरत ने उठकर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। मेरा नाम थॉमसन है और मेरा ताल्लुक़ नाराक से है। ये मेरा मैनेजर है जैक्सन। हम आपसे नवादरात के सिलसिले में कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं, नॉरफॉक ने मुसाफा करते हुए कहा। जी ज़रूर, मेरा तो ये फ़र्ज़ है कि पहले फरमाइए कि आप क्या पीना पसंद फरमाएंगे, लोडिया ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही इसने घंटी बजाई तो अंदरूनी दरवाज़ा खुला और एक मुसल्ला नौजवान अंदर दाखिल हुआ। मौजूद मेहमानों के लिए स्पेशल मशरूब लेकर आओ, लोडिया ने कहा तो नौजवान सर हिलाता हुआ वापस मुड़ा और इसी दरवाजे में गायब हो गया। आपने चपरासी भी मुसल्ला रखे हुए हैं, क्या इसकी कोई ख़ास वजह है, नॉरफॉक ने मुस्कुराते हुए कहा। जी हाँ, यहाँ पर हमारे पास इंतहाई कीमती नवादरात मौजूद हैं। ये तमाम मुलाजमीन आर्ट गैलरी के नहीं बल्कि इंश्योरेंस कंपनी के मुलाजिम हैं, लेकिन इनकी कारकर्दगी और रिहाइश चूँकि मेरे ज़िम्मे हैं, इसलिए बेचारे मेरा हुक्म चपरासियों की तरह मानने पर मजबूर हैं, लोडिया ने हंसते हुए कहा तो नॉरफॉक भी हंस पड़ा। मुझे मालूम हुआ है कि पाकिस्तान का प्रिंस ऑफ डम भी आपकी गैलरी का ख़रीदार है, नॉरफॉक ने अचानक कहा और साथ ही इसे गौर से लोडिया का चेहरा देखा। प्रिंस ऑफ डम? पाकिस्तान? नहीं जनाब, पाकिस्तान का तो कोई गायक नहीं है। पाकिस्तान का नाम तो मैंने सुना हुआ है, लेकिन आज तक किसी पाकिस्तानी से मुलाकात नहीं हुई, लोडिया ने जवाब दिया और इसके लहजे और अंदाज से ही नॉरफॉक समझ गया कि अगर जैक्सन की रिपोर्ट दुरुस्त है तब भी इमरान ने किसी नकली नाम और कौमियत से इस ग्रुप से रब्ता किया होगा। इसीलिए अंदरूनी दरवाज़ा खुला और वही मुसल्ला नौजवान एक ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। ट्रे में मशरूबात से भरे हुए 2 गिलास मौजूद थे। ये हमारा मकामी मशरूब है और इंतहाई लजीज है, लोडिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मुलाजिम ने एक एक गिलास नॉरफॉक और जैक्सन के सामने रख दिया। आप नहीं पियेंगी, नॉरफॉक ने गिलास उठाते हुए कहा। सॉरी, मुझे डॉक्टर ने मना कर रखा है, लोडिया ने मुस्कुराते हुए कहा। किंग होटल में मेरा दोस्त रिहाइश पजीर था जिसके साथ एक खातून और 4 मर्द थे। उन्होंने अचानक होटल छोड़ दिया है। मुझे वहाँ एक वेटर ने बताया है कि इस आर्ट गैलरी का एक आदमी इनका सामान वहाँ से लेकर गया है। क्या बताना पसंद करेंगी कि वो अब कहाँ हैं? नॉरफॉक ने गिलास खाली करके वापस मेज़ पर रखते हुए मुस्कुरा कर कहा। हमारी आर्ट गैलरी का आदमी और होटल से सामान लेकर गया है, ये कैसे मुमकिन है? बेटा को यकीनन गलत फहमी हुई है, हमारे ऐसे कामों से क्या ताल्लुक, लोडिया ने कहा, लेकिन इस बार इसके लहजे में चौंकने की कैफियत नॉरफॉक ने आसानी से महसूस कर ली। ठीक है, यहाँ का माहौल देखकर और आपसे मुलाकात करके वाकई मुझे भी एहसास हो रहा है कि या तो वेटर को गलत फहमी हुई है या फिर इसने किसी और आर्ट गैलरी का नाम लिया होगा और मैंने ये समझ लिया हो, नॉरफॉक ने कहा। यहाँ और की प्राइवेट आर्ट गैलरी मौजूद नहीं है, लेकिन ये बात बहरहाल यकीनी है कि हमारा इस किस्म के कामों से कोई ताल्लुक नहीं है, लोडिया ने कहा। ओके, बेहद शुक्रिया, यह आपका कीमती वक्त लिया, फिर हाजिर होंगे, नॉरफॉक ने उठते हुए कहा तो इसके साथ ही लोडिया और जैक्सन भी उठ खड़े हुए। लेकिन कंपाउंड गेट की तरफ जाने की बजाय नॉरफॉक साइड पर इमारत के साथ लगकर खड़ा हो गया। इसे जेब से एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल नुमा आला निकाल कर इसका बटन दबाया तो इस पर सुर्ख रंग का बल्ब जलने बुझने लगा। नॉरफॉक ने एक और बटन प्रेस किया तो बल्ब सब रंग का हो गया और मुसलसल जलने लगा। फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। गिलास यहाँ से ले जाओ टोमे, लोडिया की आवाज़ सुनाई दी।
यस मैडम, यही तो लेने आया हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी और फिर एक बार फिर दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन फिर खामोशी तारी हो गई। काफ़ी देर तक खामोशी रही तो नॉरफॉक ने एक तवील सांस लेते हुए आले का बटन दबाकर इसे ऑफ कर दिया। ये औरत बेहद गहरी लगती है। बहरहाल मैंने महसूस कर लिया है कि तुम्हारी रिपोर्ट दुरुस्त है। इसके ग्रुप के किसी खास आदमी को चेक करो। अगर रकम से काम बन जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है, नॉरफॉक ने कहा। आप कार में बैठें, मैं मालूम करता हूँ, जैक्सन ने कहा तो नॉरफॉक ने इस बात में सर हिला दिया और कंपाउंड गेट की तरफ बढ़ता चला गया। चंद लम्हों बाद वो कार की ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। तकरीबन आधे घंटे के शदीद इंतज़ार के बाद जैक्सन कार के करीब आया और साइड सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। किसी को कुछ मालूम नहीं है बॉस, मैंने हर तरह से कोशिश कर ली है, जैक्सन ने कहा तो नॉरफॉक ने एक तवील सांस लिया। अब इस औरत से ज़बरदस्ती उगलवाना पड़ेगा। मैं वापस हेडक्वार्टर जा रहा हूँ, तुम अपने साथियों समेत यहीं रुको। जब ये औरत ऑफिस बंद करके अपनी रिहाइशगाह पर जाए तो इसे वहाँ बेहोश कर दो और इसके मुलाजिमों को ऑफ करने के बाद मुझे कॉल करना, नॉरफॉक ने कहा। इसे अगवा करके हेडक्वार्टर ना लाया जाए, जैक्सन ने पूछा। नहीं, इस तरह इमरान और इसके साथियों को फौरी तौर पर इत्तला मिल जाएगी, नॉरफॉक ने जवाब दिया और जैक्सन ने इस बात में सर हिला दिया। नॉरफॉक ने कार स्टार्ट की और फिर वो वापस अपने हेडक्वार्टर रवाना हो गया। हेडक्वार्टर पहुंचकर इसने अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठते ही सामने रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करना शुरू कर दिए। रॉबर्ट बोल रहा हूँ, राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। नॉरफॉक बोल रहा हूँ रॉबर्ट, नॉरफॉक ने कहा। ओह नॉरफॉक, तुम? खैरियत, कैसे फ़ोन किया है? दूसरी तरफ से कदे हैरत भरे लहजे में कहा गया। तुम्हारी एजेंसी का कामरून के दारुल हुकूमत जवाला में भी सेटअप है? नॉरफॉक ने पूछा। हाँ, क्यों? दूसरी तरफ से रॉबर्ट ने और ज़्यादा हैरत भरे लहजे में कहा। मैं इस वक्त जवाला से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ के चीफ सेक्रेटरी सर गशाका को तलाश करना चाहता हूँ, जो छुपे हुए हैं और मुल्क में आइंदा के इलेक्शन के ऐलान से पहले उन्होंने बाहर नहीं आना, जबकि मैंने इन्हें इस ऐलान से पहले ठिकाने लगाना है। इनकी हिफाजत के लिए पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस यहाँ पहुँची हुई है। मैंने पहले सर्विस के जरिए सर गशाका को तलाश करना चाहा, लेकिन इन लोगों ने उल्टा मुझे ही ट्रैप करके मेरे बेहतरीन आदमी ख़त्म करा दिए। अब मेरे आदमी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को तलाश कर रहे हैं और वो तो करते रहेंगे, लेकिन मैं फौरी तौर पर सर गशाका को ट्रेस करना चाहता हूँ। मुझे ये मालूम है कि तुम्हारी एजेंसी हुकूमत के आला अफसरों के साथ हमेशा बेहतरीन रवाबत रखती है, इसलिए मेरा ख्याल है कि तुम्हारे जवाला के सेटअप का इंचार्ज ज़रूर सर गशाका को किसी न किसी अंदाज में फौरी तौर पर ट्रेस कर लेगा। मैं इसके लिए तुम्हें हर सतह का मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ, नॉरफॉक ने कहा। तुम अपना फ़ोन नंबर बता दो, मैं अपने सेटअप के इंचार्ज से बात करके तुमसे दोबारा बात करता हूँ ताकि मामलात को फाइनल किया जा सके, रॉबर्ट ने कहा। मैं एक पब्लिक फ़ोन बूथ से बात कर रहा हूँ क्योंकि ये गुफ्तगू टेप होने का ख़तरा है। मैं 1 घंटे बाद तुम्हें दोबारा फ़ोन कर लूँगा, नॉरफॉक ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, रॉबर्ट ने कहा और नॉरफॉक ने रिसीवर रख दिया और फिर तकरीबन 1 घंटे से कुछ ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद इसने एक बार फिर रिसीवर उठाया और नंबर डायल करना शुरू कर दिए। रॉबर्ट बोल रहा हूँ, राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से रॉबर्ट की आवाज़ सुनाई दी। नॉरफॉक बोल रहा हूँ, नॉरफॉक ने कहा। नॉरफॉक, तुम्हारा काम हो जाएगा। जवाला में मेरी एजेंसी का इंचार्ज एक मकामी आदमी कंदूर है, मेरी इससे बात हुई है, वो इस काम पर तैयार हो गया है और इसका कहना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटों में सर गशाका को ट्रेस कर लेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुआवजा $10 लाख देना होगा, रॉबर्ट ने कहा। अगर मालूमात दुरुस्त और बर वक्त मिल गई तो मुझे मुआवजा कबूल है, नॉरफॉक ने जवाब दिया। ऐसा ही होगा, कंदूर जो तो कहता है वैसे ही करता भी है, इसका शानदार रिकॉर्ड है, रॉबर्ट ने कहा। ठीक है, इसलिए तो मैंने तुम्हें कॉल किया है, नॉरफॉक ने कहा। कंदूर का भी फ़ोन नंबर नोट कर लो और मेरा हवाला देकर इससे बात कर लो। मुआवजा आधा उसे भिजवा देना और आधा मुझे, रॉबर्ट ने कहा और इसके साथ ही इसने एक फ़ोन नंबर बता दिया। क्या इस फ़ोन नंबर कंदूर से बराह रास्त बात होगी, नॉरफॉक ने पूछा। हाँ, ये नंबर उसी के लिए मखसूस है, रॉबर्ट ने जवाब दिया और नॉरफॉक ने ओके कहकर क्रेडल दबाया और फिर हाथ उठाकर इसने रॉबर्ट का बताया हुआ नंबर डायल करना शुरू कर दिया। कंदूर बोल रहा हूँ, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा बेहद नरम था। नॉरफॉक बोल रहा हूँ, अभी रॉबर्ट ने एक्रीमिया से तुम्हें कॉल की थी, नॉरफॉक ने कहा। यस सर, मैं वैसे भी आपको अच्छी तरह जानता हूँ, तो क्या बात तय होगी, दूसरी तरफ से पूछा गया। हाँ, नॉरफॉक ने जवाब दिया। तो आप आधा मुआवजा $5 लाख मेरे अकाउंट में जमा करा दें। जैसे ही रकम जमा होगी मैं काम शुरू कर दूंगा। अपना फ़ोन नंबर भी बता दें।
मुझे यकीन है कि 24 घंटों से पहले ही आपको दुरुस्त मालूमात मुहैया कर दी जाएंगी। कंदूर ने बड़े बाएतमाद लहजे में जवाब देते हुए कहा। ठीक है, अपना अकाउंट नंबर और बैंक का नाम बताओ। नारफॉक ने कहा तो दूसरी तरफ से अकाउंट नंबर और बैंक का नाम और शाख भी बता दी गई। ओके, मैं फिर फ़ोन करूँगा, नारफॉक ने कहा और इससे कैंडल दबाया और फिर टोन आने पर इससे तेज़ी से नंबर डायल करना शुरू कर दिया। हाउस बैंक सिटी ब्रांच प्लीज़। राब्ता कायम होते ही एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैनेजर जूलियस से बात करें? मैं नारफॉक बोल रहा हूँ, नारफॉक ने कहा। यस सर, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, मैनेजर जूलियस बोल रही हूँ। जलामाबाद एक दूसरी नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। जूलियस, मैं नारफॉक बोल रहा हूँ। $5 लाख फ़ौरी तौर पर जवाला बैंक की एक शाख के मखसूस अकाउंट नंबर में मुंतकिल कराने हैं, नारफॉक ने कहा। यस सर, तफसीलात नोट करा दीजिए, दूसरी तरफ से मोतबाना लहजे में कहा गया और नारफॉक ने कंदूर का दिया हुआ अकाउंट नंबर, बैंक का नाम और शाख का नाम लिख दिया। इस बैंक को कह देना कि वो अकाउंट होल्डर को फ़ौरी तौर पर इसकी रकम की मुंतकिली की इतला दे दे, नारफॉक ने कहा। यस सर, 10 मिनट से भी पहले इस अकाउंट होल्डर को रकम की मुंतकिली की इतला मिल जाएगी, दूसरी तरफ से कहा गया और नारफॉक ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। फिर से तकरीबन 15 मिनट बाद रिसीवर उठाया और नंबर डायल करना शुरू कर दिया। कंदूर बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही कंदूर की आवाज़ सुनाई दी। नारफॉक बोल रहा हूँ, रकम की मुंतकिली की इतला मिल गई है, नारफॉक ने कहा। यस सर, थैंक यू, आपका काम शुरू हो चुका है। आप अपना फ़ोन नंबर बता दें, आपको इत्तला दे दी जाएगी, कंदूर ने जवाब दिया। इत्तला दुरुस्त और हतमी होनी चाहिए, नारफॉक ने कहा। कंदूर ने कभी गलत काम नहीं किया जनाब, आप बेफिक्र रहें। सरगशाका चाहे चूंटियों के बिलों में भी घुस के ना छुप जाए, कंदूर इसे बहरहाल ढूंढ ही निकालेगा, दूसरी तरफ से कंदूर ने कहा। ओके, मैं कल इसी वक्त फ़ोन करूँगा, नारफॉक ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो नारफॉक ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, नारफॉक ने कहा। जैक्सन बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से जैक्सन की आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? आर्ट गैलरी की मैनेजर लोडिया की रिहाइशगाह गोल्डन कॉलोनी की कोठी नंबर 101A ब्लॉक से बोल रहा हूँ। यहाँ 6 मुसल्लह मुहाफिज थे जिन्हें ऑफ कर दिया गया है और मैनेजर बेहोश है, जैक्सन ने कहा। ओके, मैं आ रहा हूँ, नारफॉक ने कहा और रिसीवर रखकर वो कुर्सी से उठा और तेज से इस कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद इसकी कार तेज रफ्तारी से गोल्डन कॉलोनी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। ये कॉलोनी शहर के नवाह में थी और जदीद तामीर शुदा थी। तकरीबन 20 मिनट की मुसलसल ड्राइविंग के बाद इसकी कार गोल्डन कॉलोनी में दाखिल हुई और फिर जल्द ही इसने अपनी मतलूबा कोठी तलाश कर ली। कोठी का गेट बंद था। नारफॉक ने कार कोठी के गेट पर रोकी और मखसूस अंदाज में 4 बार हॉर्न दिया तो कोठी का छोटा गेट खुला और जैक्सन का चेहरा एक लम्हे के लिए नजर आया और फिर गायब हो गया। जलालाबाद बड़ा फाटक खुल गया और नारफॉक कार के अंदर ले गया। पोर्च में पहले से एक जदीद मॉडल की खूबसूरत कार मौजूद थी। नारफॉक ने कार इसके पीछे रोकी और फिर नीचे उतर आया। इस दौरान जैक्सन भी फाटक बंद करके पोर्च में पहुंच गया। क्या तुम अंदर बैठे थे? नारफॉक ने कहा। यस बॉस, बाकी तमाम बाहर निगरानी कर रहे हैं, जैक्सन ने कहा और नारफॉक ने इस बात में सर हिला दिया। चलम बाद वो जैक्सन की रहनुमाई में एक तहखाने में पहुंचा तो वहाँ मैनेजर लोडिया बेहोश पड़ी थी और एक कुर्सी में बंधी हुई थी, जबकि इसके सामने वाली दीवार की जड़ में 6 मकामी अफराद की लाशें तरतीबवार पड़ी हुई थीं। लोडिया जिस कुर्सी पर बंधी हुई थी इसके सामने भी एक कुर्सी रखी हुई थी। इसे होश में ले आओ और फिर तुम भी बाहर का ख्याल रखो, नारफॉक ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तो जैक्सन ने जेब से एक सिरिंज निकाली। इसकी सुई से कैप हटाकर इसने सुई बेहोश लोडिया के बाजू में उतार दी। चलमोबाज सिरिंज में मौजूद महलूल लोडिया के जिस्म में उतर गया तो जैक्सन ने सुई बाहर निकाल ली। ये सिरिंज मुझे दे दो, नारफॉक ने कहा तो जैक्सन ने खाली सिरिंज इसके हाथ में दे दी और फिर खामोशी से तहखाने से बाहर चला गया। नारफॉक ने कुर्सी ज़रा सी आगे खिसकाई और फिर हाथ में सिरिंज पकड़े वो खामोशी से बैठ गया। सिरिंज में मटियाले रंग का थोड़ा सा महलूल अभी तक मौजूद था। चंद लम्हों बाद लोडिया ने कराते हुए आंखें खोल दी और फिर इसने सर उठाया और हैरत से सामने बैठे हुए नारफॉक को देखने लगी। फिर इसने हैरत से इधर उधर देखा, अपने बंधे हुए जिस्म को देखा और इसके बाद इसकी नज़र सामने दीवार की जड़ में मौजूद लाशों पर जम गई। इसके साथ ही इसके चेहरे पर सख्ती के तासुरात उभर आए। ये सब क्या है? आप यहाँ कैसे आए? मेरे मुलाजिमों को किसने हलाक किया है और मुझे क्यों इस तरह बांध कर रखा गया है मिस्टर थॉमसन? लोडिया ने सख्त लहजे में कहा। शुक्र है
तुम्हें मेरा नाम तो याद रहा। बहरहाल ये सब कुछ मेरे साथियों ने किया है, नारफॉक ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर क्यों? लोडिया ने होंठ चबाते हुए पूछा। इसलिए कि तुमसे तफसील से बात हो सके, नारफॉक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। किस किस्म की बातचीत? लोडिया ने पूछा। तुम ब्लास्टर्स की चीफ और सबोला आर्ट गैलरी की मैनेजर भी हो। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से ताल्लुक़ रखने वाला एक आदमी जिसका असल नाम अली इमरान है, लेकिन वो अपने आप को प्रिंस ऑफ धम्प कहलाता है, किंग होटल में अपने साथियों समेत मौजूद था। फिर वो अचानक वहाँ से गायब हो गया। इन लोगों का सामान भी कमरों से उठा लिया गया, और इस सिलसिले में जब इंक्वायरी कराई गई तो ये बात हतमी तौर पर सामने आ गई कि सामान ब्लास्टर्स के एक आदमी ने उठाया है। मुझे इन लोगों का पता चाहिए जहाँ ये सामान पहुँचाया गया है, नारफॉक ने सपाट से लहजे में कहा। मैंने तुम्हें वहीं आर्ट गैलरी में बता दिया था कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करती, और ना ही मैं किसी पाकिस्तानी एजेंट या आदमी से वाकिफ़ हूँ, लोडिया ने जवाब देते हुए कहा। हो सकता है इस शख्स ने मकामी बनकर किसी भी फर्जी नाम से तुम्हारे ग्रुप को हायर किया हो, इसलिए मैं पाकिस्तानी कह रहा था, नारफॉक ने कहा। जब मैंने बताया कि हम ये काम नहीं करते, तो फिर तुम क्यों ख्वामख्वाह जिद पर अड़े हुए हो कि हमने ही ये काम किया है? इस बार लोडिया का लहजा सख्त था। देखो लोडिया, मुझे तशद्दुद के 1001 इंतहाई खौफनाक तरीके आते हैं। ये सिरिंज मेरे हाथ में देख रही हो, इसके अंदर मटियाले रंग का जो महलूल तुम्हें नज़र आ रहा है, ये तुम्हारे चेहरे को इस तरह बिगाड़ कर रख देगा कि तुम्हारा चेहरा चुड़ैलों से भी ज़्यादा खौफनाक हो जाएगा, और मुझे कुछ भी नहीं करना होगा। सिर्फ सुई की नोक से तुम्हारे चेहरे पर चंद फूल बूटे बनाने होंगे। फिर इस बारीक सुई को बारी बारी तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में उतारा जा सकता है। तुम्हारा सर गंजा करके इस पर भी ऐसा काम किया जा सकता है कि फिर कभी तुम्हारे सर पर बाल ही पैदा ना हो। तुम्हारी नाक और कान काटे जा सकते हैं, और तुम्हारे हाथों और पैरों की तमाम उंगलियां काटी जा सकती हैं। तुम्हारे दोनों बाजू और तुम्हारी दोनों पिंडलियों की हड्डियां कई जगहों से तोड़ी जा सकती हैं, और इस सारी कार्रवाई का नतीजा तुम अच्छी तरह समझ सकती हो। इन सब के बावजूद तुम्हें बहरहाल ज़बान तो खोलनी ही पड़ेगी, जबकि मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। तुमने यकीनन रकम लेकर ये काम किया होगा। अब मसला तुम्हारे ग्रुप की साख का होगा। अगर मैं हेल्प देकर कह दूं कि तुम्हारा नाम किसी भी सूरत में सामने नहीं आएगा, और जितनी रकम तुमने इससे ली है, इससे दुगनी रकम तुम्हें मिल सकती है, और तुम इस हमेशा हमेशा के अजाब से भी बच सकती हो, तो क्या ये सौदा महंगा है? फैसला तुम खुद कर लो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, नारफॉक ने जवाब देते हुए कहा। तुम वाकई ये सब कुछ कर सकते हो, इसलिए कि मैं बेबस और बंधी हुई हूँ, लेकिन मेरा फिर भी यही जवाब है कि मैंने या मेरे ग्रुप ने पिछले एक हफ्ते से ना ही किसी होटल से सामान उठाया है और ना कहीं पहुँचाया है, और ना हम ऐसे काम करते हैं। इसके बावजूद अगर तुम मेरी बात तस्लीम नहीं करते, तो फिर तुम खुद बताओ कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, लोडिया ने जवाब देते हुए कहा। ओके, फिर मैं काम शुरू करूं, नारफॉक ने कहा। तुम्हारी मर्जी, मैं मजीद कुछ नहीं कह सकती, लोडिया ने जवाब देते हुए कहा। तो नारफॉक ने सिरिंज की सुई को इसके चेहरे की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया, और फिर चेहरे के करीब ले जाकर रोक दिया। सिर्फ 5 तक गिनूंगा, और बस, नारफॉक ने सर्द लहजे में कहा, और इसके साथ ही से गिनती शुरू कर दी। जब वो 4 पर पहुंचा तो पहली बार लोडिया का चेहरा मुतगैर हुआ। रुक जाओ, क्या तुम हल्फ देते हो कि मुझे जिंदा छोड़ दोगे? लोडिया ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। अब तुमने समझदारी से काम लेना शुरू कर दिया है। दरअसल मेरी ज़िंदगी इसी खेल में गुजरी है, इसलिए तुम्हारी अदाकारी ने मुझे मुतासिर नहीं किया, वरना मेरी जगह कोई और आदमी होता तो वो तुम्हारे लहजे की सच्चाई और एतमाद से मुतासिर होकर रुक जाता। बहरहाल मेरी ऑफ़र मौजूद है, तुम्हें रकम भी मिलेगी, तुम जिंदा भी रहोगी, और तुम्हारा नाम भी किसी सूरत में सामने नहीं आएगा, नारफॉक ने सर्द लहजे में कहा। लेकिन जैसे ही तुम इस जगह पर रेड करोगे, ये बात सामने आ जाएगी कि ये इत्तला मैंने दी है, और इसके बाद मेरे लिए ज़िंदा रहना नामुमकिन हो जाएगा, लोडिया ने कहा। हाँ, ये बात वाकई काबिल गौर है। ऐसा हो सकता है कि तुम इसे फ़ौरी तौर पर इत्तला कर दो कि तुम्हारे किसी आदमी ने मालूमात मुहैया की हैं, इसलिए तुम इन्हें इत्तला दे रही हो। इस तरह वो वहाँ से फ़ौरी तौर पर शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन इस रिहाइशगाह पर हम ऐसा आला नस्ब कर देंगे कि वो जहाँ भी जाएंगे हमें इत्तला मिल जाएगी, और फिर हम इस रिहाइशगाह पर रेड कर देंगे। इस तरह तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, नारफॉक ने कहा। अगर ऐसा हो जाए तो ठीक है, तुम वाकई तजर्बाकार आदमी लगते हो। बहरहाल मैं तुम पर एतमाद कर रही हूँ। इस आदमी का नाम, जिसका और जिसके साथियों का सामान मेरे आदमियों ने किंग होटल से उठाया था, कुलाटो है। वो मकामी आदमी है। इससे तकरीबन 1 हफ्ता पहले एक्रीमिया में मेरे एक गहरे दोस्त की टिप पर मुझे हायर किया था, और रकम मुझे एडवांस अदा कर दी गई थी, जबकि तय ये हुआ था
कि जब भी इसे ज़रूरत पड़ेगी वो फ़ोन पर कह देगा, और इसके लिए रिहाइशगाह का फ़ौरी बंदोबस्त करूँगी। चुनांचा अब इसका फ़ोन आया, इसलिए मैंने पहले ही इंतज़ाम कर रखा था। बुआतो कॉलोनी की कोठी नंबर 81A ब्लॉक में मैंने इसे इस कोठी का नंबर दे दिया, और फिर इसके कहने पर मेरे आदमियों ने होटल से इसका और इसका के साथियों का सामान उठाया और वो भी वहाँ पहुँचा दिया। इसके बाद इससे रब्ता नहीं हुआ, लोडिया ने जवाब देते हुए कहा। क्या तुम अपनी बात कंफर्म करा सकती हो? नॉरफॉक ने कहा। किस तरह? लोडिया ने चौंक कर पूछा। इसे फ़ोन करके, चाहे इसे अभी इत्तला दे दो जो तुम्हारे और मेरे दरमियान तय हुआ है, नॉरफॉक ने कहा। हाँ, लोडिया ने कहा। ओके, मैं अपने आदमियों को वहाँ भिजवा दूँ ताकि वो अला नसब कर सकें, फिर तुम इसे कॉल करना। इस तरह तुम्हारी बात भी कंफर्म हो जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा, और तुम पर किसी को शक भी ना होगा, नॉरफॉक ने कहा। ठीक है, अब मैं क्या एतराज़ कर सकती हूँ? अब तो मैंने अपने सारे पत्ते बहरहाल खोल कर रख दिए हैं, लोडिया ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। बेफिक्र रहो, तुम्हारा फैसला तुम्हारे हक में ही बेहतर रहेगा, नॉरफॉक ने कहा, और उठकर तेज़ी से मुड़ा और तहखाने से बाहर आ गया। बाहर जैक्सन मौजूद था। क्या हुआ बॉस? जैक्सन ने नॉरफॉक को आते देखकर चौंक कर कहा। तुम अपने आदमियों को कॉल करके कह दो कि वो फ़ौरन बुआतो कॉलोनी की कोठी नंबर 81A ब्लॉक पहुँच जाएँ। इमरान और इसके साथी वहाँ रिहाइश पजीर हैं। इस कोठी के अंदर इलास्टिक साइड फायर करके चेक करो कि अंदर कितने आदमी मौजूद हैं। अगर 4 मर्द और एक औरत मौजूद हो तो अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर करके इन्हें बेहोश करें, वरना सिर्फ निगरानी करें, और जो भी सूरत हाल हो इसकी इतला फौरी तौर पर स्पेशल ट्रांसमीटर पर करें, नॉरफॉक ने कहा। यस बॉस, लेकिन क्या आप यहीं पर रहेंगे? जैक्सन ने कहा। हाँ, मैं तहखाने में मौजूद हूँ। तुमने इतला मिलते ही मुझे तहखाने में इतला देनी है, लेकिन सिर्फ 2 आदमियों को वहाँ पर भेजना, बाकी यहीं काम करते रहेंगे, और तुमने भी यहाँ इसी तरह ड्यूटी देनी है, नॉरफॉक ने कहा। तो जैक्सन ने इस बात में सर हिला दिया, और फिर उसने जेब से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाला और इस पर मौजूद एक बटन को प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, जैक्सन कॉलिंग, ओवर, जैक्सन ने कहा। यस, मार्कर बोल रहा हूँ बॉस, ओवर। चल लम्हों बाद ट्रांसमीटर से एक आवाज़ सुनाई दी। मार्कर, अपने साथ एक आदमी को लेकर फ़ौरन बुआतो कॉलोनी की कोठी नंबर 81A ब्लॉक पर पहुंचो। तुम्हारी कार में इलास्टिक साइड और फौरी बेहोश कर देने वाली गैस फायर मौजूद है। पहले अंदर इलास्टिक साइड फायर करो और चेक करो कि अंदर कितने अफराद मौजूद हैं। अगर वहाँ 4 मर्द और एक औरत मौजूद हो तो फौरी तौर पर बेहोश कर देने वाली गैस फायर करो, वरना सिर्फ निगरानी करो, और जो भी सूरत हाल हो फौरी तौर पर मुझे इत्तला दो, ओवर, जैक्सन ने तहकमाना लहजे में कहा। क्या ये इमरान और इसके साथियों की नई रिहाइशगाह है? ओवर, मार्कर ने पूछा। हाँ, ओवर, जैक्सन ने जवाब दिया। ओके, ओवर, मार्कर ने जवाब दिया, और जैक्सन ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। तो नॉरफॉक जो साथ खड़ा ट्रांसमीटर पर होने वाली बातचीत सुन रहा था, इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाता हुआ वो वापस तहखाने में चल दिया। मैंने अपने आदमी भेज दिए हैं, अभी इत्तला आ जाएगी, नॉरफॉक ने तहखाने में पहुंचकर दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तुम्हारा ताल्लुक किस ग्रुप से है? लोडिया ने पूछा। मेरा ताल्लुक एकीमिया से है, और मेरा असल नाम नॉरफॉक है, और मेरा ग्रुप नॉरफॉक ग्रुप कहलाता है, नॉरफॉक ने जवाब दिया। ओह, इसलिए तुमने मुझे ज़बान खोलने पर मजबूर कर दिया था, वरना आज तक कोई भी शख्स मेरी ज़बान नहीं खुलवा सका। तुम्हारा नाम मैंने सुन रखा है, लोडिया ने कहा। वैसे तुम वाकई बेहतरीन अदाकारा हो, और तुम्हें अपने आप पर वाकई बेमिसाल कंट्रोल हासिल है। अगर तुम कुछ देर और अपनी बात पर अड़ जाती तो मैंने भी तुम्हारे एतमाद और तुम्हारी लहजे से मार खा गया था, नॉरफॉक ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने तशद्दुद की तस्वीरें ही ऐसी खींची थी कि मेरा दिल भी कांप उठा था, लोडिया ने कहा, और नॉरफॉक भी इख्तियार हंस दिया। यह हकीकत है कि तशद्दुद से ज़्यादा तशद्दुद का मंजर ज़्यादा खौफजदा कर देता है, बशर्त यह कि मंजर इस तरह पेश किया जाए कि मुकाबिल को अपनी आंखों के सामने वही मंजर नज़र आने लग जाए, नॉरफॉक ने हंसते हुए कहा, और लोडिया भी हंस पड़ी। क्या ये कुलाटोवा की पाकेशियाई है? हालांकि वो सही लहजे और मकामी ज़बान में बोल रहा था, लोडिया ने पूछा। हाँ, ये दुनिया का ख़तरनाक तरीन सीक्रेट एजेंट समझे जाते हैं, नॉरफॉक ने जवाब दिया, और लोडिया ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 20 मिनट बाद जैक्सन कमरे में दाखिल हुआ तो नॉरफॉक भी इख्तियार चौंक पड़ा। बॉस, वहाँ एक औरत और 4 मर्द मौजूद थे, जैक्सन ने कहा। अब क्या पोजीशन है? नॉरफॉक ने उठकर खड़े होते हुए कहा। वो बेहोश हैं, जैक्सन ने जवाब दिया। ओह, वेरी गुड। सुनो लोडिया, तुम्हारी ज़िंदगी वाकई बच गई है। जैक्सन, मैंने इसे माफ़ कर दिया है, और तुम इसे खोल दो, नॉरफॉक ने कहा,
और तेज़ी से तहखाने के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।